नमस्कार और स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं पदार्थ के बिल्कुल अंदर, ये समझने के लिए कि परमाणु यानी एटम आखिर बना कैसे होता है। नमस्कार। हाँ, ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। हमारे पास इसके लिए कुछ नोट्स हैं। अब देखिए, हम ये तो जानते हैं कि परमाणु ही हर चीज की बुनियाद है, पर लगभग 125 साल पहले वैज्ञानिकों के लिए ये पहेली थी, क्या ये सच में अविभाज्य हैं जैसा डाल्टन कह गए थे, हाँ, वो डाल्टन की थ्योरी थी। या फिर इनके अंदर भी कुछ है। तो आज हम इन्हीं अंदरूनी राजों को, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया को खंगालेंगे और देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे परमाणु की तस्वीर साफ हुई। बिल्कुल, एक रोमांचक सफर रहा है। ये तो शुरुआत कहाँ से करें? ये पहली बार शक कब हुआ कि परमाणु शायद उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है? देखिए, इसके शुरुआती इशारे ना बड़ी आम चीजों से मिले। जैसे आपने देखा होगा, सूखे बालों में कंघी घुमाओ तो वो कागज के छोटे टुकड़ों को खींच लेती है। हाँ, बिल्कुल। या रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को गुब्बारे के पास लाओ तो वो हटता है। ये सब स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के उदाहरण हैं। अच्छा। तो सवाल उठा कि भाई अगर परमाणु खुद न्यूट्रल है तो रगड़ने से ये चार्ज आ कहां से जाता है? सही बात है। मतलब परमाणु के अंदर जरूर कोई चार्ज वाली चीज है जो हिल-डुल सकती है। बिल्कुल, यहीं से ये कहानी शुरू हुई कि परमाणु विभाज्य है, उसके अंदर आवेशित कण है। हाँ, तो सबसे पहले कौन सा कण पकड़ में आया? सबसे पहले जिसकी ठीक से पहचान हुई वो था इलेक्ट्रॉन। E-। हाँ, इलेक्ट्रॉन। जे थॉम्सन। हाँ, जे थॉम्सन करीबन 1900 के आसपास उन्होंने दिखाया कि परमाणुओं से ये बहुत छोटे नेगेटिवली चार्ज्ड कण निकलते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले? हाँ, और इनका वजन मतलब द्रव्यमान लगभग ना के बराबर होता है, बहुत हल्के। तो परमाणु का एक नेगेटिव हिस्सा मिल गया। हाँ, पर परमाणु तो न्यूट्रल होता है। सही। तो पॉजिटिव वाला हिस्सा कहाँ था? उसका क्या हुआ? बिल्कुल, यही सवाल था। असल में इलेक्ट्रॉन से भी थोड़ा पहले एक और वैज्ञानिक थे, ई गोल्डस्टीन। हाँ, 1886 में उन्होंने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ अलग तरह की किरणें देखीं, जिन्हें कैनाल रेज कहा गया, और ये पॉजिटिवली चार्ज थीं। अच्छा, तो ये पॉजिटिव किरणें थीं। जी, और आगे चलकर इसी खोज से दूसरे अहम कण प्रोटॉन यानी P+ की पहचान हुई। प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर, बस पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन से काफी भारी है। कितना भारी? ओ, बहुत भारी, लगभग 2000 गुना ज्यादा। इसका द्रव्यमान हम करीब 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो अब 2 खिलाड़ी हो गए, हल्का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और भारी पॉजिटिव प्रोटॉन। हाँ। तो क्या शुरू में यही सोचा गया कि बस इन्हीं दोनों से बना है परमाणु, चार्ज बैलेंस हो गया? हाँ, शुरुआती सोच यही थी कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है और इनके चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए परमाणु न्यूट्रल है। और शायद ये भी कि प्रोटॉन अंदर कहीं गहरे में होंगे, क्योंकि उन्हें निकालना मुश्किल था। बिल्कुल, पर बड़ा सवाल ये था कि ये दोनों कण परमाणु के अंदर फिट कैसे हैं, मतलब उनकी अरेंजमेंट क्या है। यहीं से फिर अलग-अलग मॉडल आने शुरू हुए। क्योंकि डाल्टन वाला आइडिया तो अब चल नहीं सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहला मॉडल किसका था? जे थॉम्सन का ही? हाँ, थॉम्सन ने ही पहला मॉडल दिया। उन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, वो प्लम पुडिंग या तरबूज वाला मॉडल? वो क्या था? हाँ। उन्होंने सोचा कि परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है, जैसे तरबूज का लाल गूदा होता है ना। हाँ। और उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जगह जगह धसे हुए हैं, जैसे तरबूज में बीज या जैसे पुडिंग में किशमिश। सिंपल आइडिया। हाँ, और इसकी खास बात ये थी कि ये समझाता था कि परमाणु न्यूट्रल क्यों है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। सुनने में तो लॉजिकल लगता है, पर क्या ये टिका? मतलब इसने बाकी बातें समझाई? देखिए, ये शुरुआत अच्छी थी, पर ये मॉडल ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाया, खासकर जब दूसरे वैज्ञानिकों ने और प्रयोग किए। अच्छा। यहीं एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। हाँ। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ये तो बहुत ही फेमस है। बिल्कुल। इसने सब कुछ बदल दिया। वो क्या करना चाह रहे थे इस एक्सपेरिमेंट से? रदरफोर्ड असल में थॉम्सन के मॉडल को टेस्ट करना चाहते थे। उनका आइडिया था कि अगर परमाणु वाकई पॉजिटिव चार्ज का ठोस गोला है, तो अगर हम उस पर कोई तेज चीज फेंकें, जैसे? उन्होंने इस्तेमाल किए अल्फा कण। ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और काफी भारी भी, हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं ये असल में। अल्फा कण, हाँ। तो उन्होंने इन तेज अल्फा कणों की बौछार सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी पर की। सोना इसलिए चुना क्योंकि वो उसे बहुत बहुत पतला बना सकते थे, करीब 1000 एटम जितना मोटा बस। और उम्मीद क्या थी? कि कण थोड़ा मुड़कर निकल जाएंगे। चार्ज फैला हुआ है
तो अल्फा कण थोड़ा बहुत रास्ता बदल के निकल जाने चाहिए। बड़े एंगल पर मुड़ने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। पर हुआ कुछ और ही, है ना? नतीजे क्या थे? नतीजे एकदम हैरान करने वाले थे। 3 मुख्य बातें सामने आईं। क्या क्या? पहली, ज्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी के आर पार ऐसे निकल गए जैसे वहां कुछ हो ही ना, सीधे। बिल्कुल सीधे, मतलब ज्यादातर जरा खाली। हाँ। दूसरी बात, कुछ कण थोड़े थोड़े एंगल पर मुड़े, डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, ये तो थोड़ा एक्सपेक्टेड था शायद। लेकिन तीसरी बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। करीब 12,000 में से एक कण ऐसा था जो पन्नी से टकराकर वापस आ गया 180 डिग्री पर। क्या? वापस आ गया सोने की पतली पन्नी से? हाँ, रदरफोर्ड ने खुद कहा था कि ये उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर पर मारे और वो लौटकर आपको ही लग जाए। ये तो कमाल की बात है। इससे साफ था कि थॉमसन का मॉडल तो भाई गलत है। परमाणु अंदर से ठोस पुडिंग जैसा नहीं है। तो फिर रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला? इन नतीजों से परमाणु की क्या तस्वीर बनी? 3 बड़े निष्कर्ष थे। पहला, परमाणु का ज्यादातर हिस्सा अंदर से खोखला है, खाली है, क्योंकि ज्यादातर कण सीधे निकल गए। दूसरा, परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा वजन एक बहुत ही छोटी सी जगह में जमा है, क्योंकि बहुत कम कण भटके और जो वापस लौटे वो जरूर इस भारी पॉजिटिव चीज से सीधे टकराए होंगे। अच्छा, सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा वजन एक छोटी सी जगह में। हाँ, इसी छोटी भारी पॉजिटिव जगह को रदरफोर्ड ने कहा नाभिक, यानी न्यूक्लियस। उन्होंने ये भी हिसाब लगाया कि न्यूक्लियस का साइज परमाणु के साइज से करीब 1,00,000 गुना छोटा है। 1,00,000 गुना? मतलब एटम एक फुटबॉल स्टेडियम है तो न्यूक्लियस बीच में रखी एक मटर का दाना। हम कुछ वैसा ही समझ लीजिए। कमाल है। तो इस बेसिस पर रदरफोर्ड का नया मॉडल क्या था? उन्होंने दिया न्यूक्लियर मॉडल। इसमें क्या था? एक, परमाणु के सेंटर में एक छोटा भारी पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है जिसमें लगभग सारा मास है। ठीक। 2, हल्के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर काफी दूर खाली जगह में चक्कर लगा रहे हैं, जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। सोलर सिस्टम जैसा मॉडल। कुछ वैसा ही। और तीसरा, न्यूक्लियस का साइज परमाणु के मुकाबले बहुत ही छोटा है। ये तो थॉमसन के मॉडल से एकदम अलग है। क्या आप कहानी पूरी हो गई, पहेली सुलझ गई? पूरी तरह नहीं। इस मॉडल में भी एक बड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत? सुनने में तो ठीक लग रहा है। दिक्कत क्लासिकल फिजिक्स से आई। उसके हिसाब से अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। हाँ, दिशा बदल रही है तो एक्सेलरेशन होगा। बिल्कुल। और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को लगातार एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, मतलब ऊर्जा छोड़नी चाहिए। अच्छा। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाती, उसका ऑर्बिट छोटा होता जाता और वो घूमता घूमता न्यूक्लियस में गिर जाता। एग्जैक्टली। अगर ऐसा होता तो परमाणु तो स्टेबल ही नहीं रहता, वो तो पल भर में कोलैप्स हो जाता। पर परमाणु तो स्टेबल होते हैं। हम और आप, ये सब चीजें परमाणुओं से बनी हैं और स्टेबल हैं। यही तो रदरफोर्ड का मॉडल ये नहीं समझा पाया कि परमाणु स्थिर क्यों है। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। तो फिर इसको किसने ठीक किया? परमाणु को ढहने से किसने बचाया? ये क्रेडिट जाता है नील्स बोर को, एक डैनिश फिजिसिस्ट थे। नील्स बोर? हाँ, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में एक क्रांतिकारी बदलाव किया। उन्होंने कहा, क्या कहा? पहली बात, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी आवारा नहीं घूम सकते। वो केवल कुछ खास ऑर्बिट्स या कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। इन्हें उन्होंने कहा विविक्त कक्षाएं या एनर्जी लेवल्स। खास कक्षाएं, फिक्स्ड रास्ते। हाँ, जैसे सीढ़ी के पायदान होते हैं ना, आप या तो एक पायदान पर होंगे या दूसरे पर, बीच में नहीं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन या तो एक एनर्जी लेवल में होगा या दूसरे में। इनको नाम दिया गया KLMN या नंबर दिए गए n = 1, 2, 3। अच्छा, और दूसरी बात? सबसे जरूरी बात, बॉर्न ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इन खास कक्षाओं में घूमते हैं तब वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते। क्या? एनर्जी नहीं छोड़ते? क्यों? बस ये उनका नियम था। ये क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत थी जो क्लासिकल फिजिक्स से अलग थी। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा तभी लेते या छोड़ते हैं जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदते हैं। ओह, मतलब अपनी फिक्स्ड कक्षा में वो बिना एनर्जी खोए घूमते रह सकते हैं? बिल्कुल। और इसी से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या हो गई। वाह, इसने तो रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी कमी दूर कर दी। हाँ जी,
बोर को इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। तो क्या अब तस्वीर पूरी हुई? न्यूक्लियस में प्रोटॉन, बाहर फिक्स्ड कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। लगभग। एक चीज और बाकी थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी परमाणुओं के नाभिक का द्रव्यमान सिर्फ प्रोटॉनों के वजन से ज्यादा था। मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी था। हाँ, कुछ ऐसा जिसका वजन तो हो पर चार्ज न हो। और 1932 में जेम्स चैडविक ने इसे खोज निकाला। कौन था वो? वो था न्यूट्रॉन, N, एक ऐसा कण जो नाभिक में ही रहता है, जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता। वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन। तो ये तीसरा साथी था न्यूक्लियस के अंदर। बिल्कुल। हाइड्रोजन के सबसे आम रूप प्रोटियम को छोड़कर बाकी सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो आखिरकार परमाणु के 3 मुख्य किरदार मिल गए। हाँ, नाभिक के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन P+ और न्यूट्रल न्यूट्रॉन N, और नाभिक के बाहर खास कक्षाओं में घूमने वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन E-। सही। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु का लगभग सारा वजन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन का वजन तो ना के बराबर है। बिल्कुल यही है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक ढांचा। अच्छा, अब बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन खास कक्षाओं मतलब कोशों या शेल्स में होते हैं। ये बनते कैसे हैं? मतलब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका कोई नियम है? हाँ, बोर और बरी ने इसके नियम दिए, जिन्हें बोर-बरी स्कीम कहते हैं। पहला नियम है कि किसी भी कक्षा n में ज्यादा से ज्यादा 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2n²। मतलब पहली कक्षा k n = 1 में ज्यादा से ज्यादा 2 × 1² = 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा L n = 2 में 2 × 2² = 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी m n = 3 में 2 × 3² = 18 और चौथी n = 4 में 32। ऐसे ही आगे। ओके, 2, 8, 18, 32। दूसरा नियम, सबसे बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसे अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल कहते हैं। हीलियम के केस में 2 होते हैं। बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 8। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि यही बाहरी कक्षा तय करती है कि परमाणु कैसे रिएक्ट करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा नियम ये है कि इलेक्ट्रॉन पहले अंदर वाली कक्षाएं भरते हैं, फिर बाहर वाली कक्षाओं में जाते हैं, क्रम से भरते हैं। ठीक है, समझ गया। तो ये जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, जिन्हें आपने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इनका रोल क्या है? आपने कहा ये व्यवहार तय करते हैं। बहुत बड़ा रोल है। असल में किसी परमाणु की संयोजन क्षमता, मतलब वो दूसरे परमाणुओं से कैसे जुड़ेगा, उसकी वैलेंसी इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। हाँ, परमाणु चाहते हैं कि उनकी सबसे बाहरी कक्षा पूरी तरह भर जाए, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। हीलियम के लिए 2, इसे वो स्थायित्व मानते हैं। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए बाहरी कक्षा पूरी होनी चाहिए। हाँ, पर करते कैसे हैं वो? हाँ, इसके लिए वो दूसरे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का लेन-देन या साझेदारी करते हैं। लेन-देन या साझेदारी। हाँ, अगर बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो परमाणु अक्सर उन्हें खोना पसंद करते हैं। जैसे सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसे आसानी से खो देता है, तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई। अच्छा। मैग्नीशियम के बाहरी में 2 होते हैं, वो 2 खो देता है, वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम 3 खोता है, वैलेंसी 3। अच्छा, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो 5, 6, 7, तो 8 पूरा करने के लिए वो अक्सर इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। जैसे क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 खोने से अच्छा है 1 ले लेना। हाँ, आसान है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, उसकी वैलेंसी हो गई 1 या 8 - 7 = 1। ऑक्सीजन के बाहरी में 6 होते हैं, वो 2 लेता है, वैलेंसी 2 या 8 - 6 = 2। और कभी-कभी शेयरिंग भी होती है। हाँ, कार्बन जैसे तत्व अक्सर शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जिन परमाणुओं की बाहरी कक्षा पहले से ही पूरी भरी होती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, नोबल गैसें। हाँ, अक्रिय गैसें या नोबल गैसें, वो बहुत स्टेबल होती हैं, आसानी से रिएक्ट नहीं करती। उनकी वैलेंसी 0 मानी जाती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट ही पूरी केमिस्ट्री चला रही है। काफी हद तक, हाँ। अब 2 और टर्म्स हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, Z और A। ये क्या है? ये दोनों नंबर परमाणु की पहचान और उसके न्यूक्लियस के बारे में बताते हैं। एटॉमिक नंबर Z मतलब नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या। सिर्फ प्रोटॉन? हाँ, सिर्फ प्रोटॉन।
और यही संख्या किसी तत्व की असली पहचान है। हर कार्बन परमाणु में हमेशा 6 प्रोटॉन होंगे, Z = 6। हर सोने के परमाणु में 79 प्रोटॉन, Z = 79। अगर Z बदला तो तत्व ही बदल गया। ठीक है, Z मतलब प्रोटॉन की संख्या और यही तत्व की पहचान है। और मास नंबर A? मास नंबर A नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का जोड़ है। A = P++N। इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाँ, क्योंकि परमाणु का लगभग सारा मास न्यूक्लियस में ही होता है, तो मास नंबर हमें उसके मास का अंदाजा देता है। जैसे कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो A = 12। एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन, तो A = 27। और इसे लिखते कैसे हैं? सिंबल के साथ, ऊपर मास नंबर A, नीचे एटॉमिक नंबर Z। जैसे नाइट्रोजन के लिए 14 7N। समझ गया। 14 मतलब मास नंबर, 7 मतलब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन। अब आते आइसोटोप्स पर। समस्थानिक, ये क्या चीज है? आइसोटोप्स या समस्थानिक एक ही तत्व के अलग-अलग वर्जन होते हैं। मतलब इनमें प्रोटॉनों की संख्या Z तो सेम रहती है। मतलब तत्व वही रहता है। हाँ, तत्व वही रहता है, लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग-अलग होती है। अच्छा, न्यूट्रॉन अलग। हाँ, इस वजह से उनका मास नंबर A अलग हो जाता है। उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण हाइड्रोजन है। इसके 3 आइसोटोप हैं। प्रोटियम 11H, इसमें 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन, A = 1। ये नॉर्मल हाइड्रोजन है। हाँ। फिर ड्यूटेरियम 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, A = 2। इसे भारी हाइड्रोजन कहते हैं। अच्छा, भारी पानी इसी से बनता है। हाँ, और तीसरा है ट्रिटियम 31H या T, 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, A = 3। ये रेडियो एक्टिव होता है। तीनों हैं हाइड्रोजन ही, पर न्यूट्रॉन अलग अलग। बिल्कुल। ऐसे ही कार्बन के आइसोटोप हैं 12 6C 6P + 6N और 14 6C 6P + 8N। क्लोरीन के हैं 35 17Cl 17P + 18N और 37 17Cl 17P + 20N। तो क्या इनके गुण भी अलग होते हैं? देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इनके केमिकल गुण लगभग एक जैसे होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन न्यूट्रॉन अलग होने से इनका मास अलग होता है, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी या रेडियो एक्टिविटी वो अलग हो सकती हैं। और प्रकृति में ये मिक्स मिलते हैं। ज्यादातर तत्व अपने आइसोटोप्स के मिक्सचर के रूप में ही मिलते हैं, इसीलिए हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। जैसे क्लोरीन का मास 35.5 U लेते हैं, क्योंकि वो 75% 35Cl और 25% 37Cl का मिक्सचर है। अच्छा, इनके कोई उपयोग भी हैं? हाँ, बहुत। यूरेनियम का एक आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल का काम करता है। कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर ट्रीटमेंट में। आयोडीन का आइसोटोप घिंगा गॉइटर के इलाज में। कार्बन 14 डेटिंग में यूज होता है। काफी उपयोगी हैं ये तो। अब एक आखिरी टर्म, आइसोबार, समभारिक। आइसोबार या समभारिक वो परमाणु होते हैं जो अलग अलग तत्वों के होते हैं। अलग तत्व मतलब Z अलग। हाँ, उनका एटॉमिक नंबर Z अलग होता है, लेकिन उनका मास नंबर A सेम होता है। मतलब प्रोटॉन अलग, पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल सेम। बिल्कुल। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और आर्गन का 18। ये अलग तत्व है, लेकिन दोनों का एक एक आइसोटोप है जिसका मास नंबर 40 है। 4020Ca और 4018R। ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार हैं। ठीक है, समझ गया। Z अलग, A सेम। तो कुल मिला के हमने परमाणु के अंदर की एक गजब की यात्रा की आज। हाँ, डाल्टन की अविभाज्यकरण से शुरू करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज तक, और देखा कि कैसे थॉमसन, रदरफोर्ड और फिर बोर के मॉडल एक दूसरे पर बनते गए, हमारी समझ को बेहतर करते गए। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि कैसे इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट, खासकर बाहरी इलेक्ट्रॉनों की, ये तय करती है कि परमाणु केमिकली कैसे बर्ताव करेंगे, उनकी वैलेंसी क्या होगी। हाँ। और ये भी कि एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, आइसोटोप्स और आइसोबार्स जैसे टर्म्स हमें तत्वों और उनके अलग अलग रूपों को समझने में कैसे मदद करते हैं। सही कहा।
परमाणु की ये बनावट समझना तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की आगे की पढ़ाई के लिए एकदम बुनियाद है। निश्चित रूप से। श्रोता के लिए अंतिम विचार, ये सोचना भी कितना कमाल का है कि इन इतने छोटे कणों और उनकी अरेंजमेंट की खोज ने न सिर्फ पदार्थ की हमारी समझ बदल दी, बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स जैसी पूरी की पूरी नई साइंस की ब्रांच खड़ी कर दी। बोर का ये कहना कि इलेक्ट्रॉन खास ऑर्बिट में ही रहेंगे बिना एनर्जी खोए, ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया के नियमों से कितना अलग था। हाँ, ये क्वांटम वर्ल्ड की अजीब दुनिया की शुरुआत थी। कौन जाने भविष्य में इन कणों के वर्ताव के और कौन से गहरे और शायद इससे भी ज्यादा अजीब नियम सामने आए जो हमारी हकीकत की समझ को एक बार फिर चुनौती दें। खैर, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।